Hi everyone, this is Deepti Upadhyay and you are all welcome to the second lecture of Chemical Scientific. आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन with some examples and one example of NCERT. Okay, so start this calculation of rate of reaction. Now स्टार्ट करते हैं एक बहुत सिंपल सी केमिकल रिएक्शन लेते हैं. नॉर्मली कोई एक रिएक्शन है वो ए से बी जा रहा है, ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है. इसका स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट 1 लेते हैं. स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट क्या है? ये किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो नंबर यूज करते हैं हम उसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट. ठीक है. तो जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है तो रिएक्टेंट हमारे पास फुल होता है, प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होता है. विथ द टाइम रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाता है और प्रोडक्ट बनता जाता है. ठीक है. तो अब जैसे किसी टाइम टी पे जब स्टार्टिंग में है तो पूरा रिएक्टेंट है. मान लिया कि ए नॉट है. ठीक है. प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है. तो किसी टाइम टी, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 मिनट, 10 मिनट, 5 आवर, जितना भी टाइम है. ठीक है. किसी भी टाइम पे जो है वो रिएक्टेंट कंज्यूम होगा थोड़ा सा और थोड़ा सा प्रोडक्ट बनेगा. तो माना यहाँ पे एक्स कंज्यूम हुआ और एक्स फॉर्म हुआ. बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, अगर यहाँ पे स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट 2 होता या फिर यहाँ पे स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट 3 होता तो जितना स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट है हम उतना बोल देते हैं कि एट टाइम टी अगर ये होता है यहाँ पे 2 होता तो हम 2x फॉर्म लिख देते. इससे ऐसा नहीं है कि हम 2x ही लिखना चाहिए, पर इससे ना कैलकुलेशन इजी हो जाती है हमारी. ठीक है. इसमें और ऐसा कुछ नहीं है. तो अब हम नॉर्मली आते हैं कि ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इसमें 3 चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे. उसमें 3 डिफरेंस है कि अगर किसी चीज का रेट ऑफ चेंज निकालना है वो अलग चीज है, अगर हम किसी रिएक्टेंट का डिसअपियरेंस पूछ रहे हैं वो अलग चीज है, और रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं तो वो अलग चीज है. देखने में सेम लगता है लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है. कहीं पे साइन का डिफरेंस है, कहीं पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिफरेंस है. ये क्या डिफरेंस है हम यही देखेंगे आज. सबसे पहले हम रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं. ठीक है. तो जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ए को करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या होगा? चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ टी, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंजिंग टाइम. ठीक है. तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हुआ? ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट इनिशियल, टी माइनस 0. तो क्या होगा? माइनस एक्स बाई टी. तो जो चेंज है वो नेगेटिव आ सकता है क्योंकि हम बोल रहे हैं चेंज ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ चेंज. ठीक है. लेकिन अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डी भी देख लेते हैं पहले. रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वो क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. फाइनल क्या है? एक्स है. इनिशियल क्या था? 0. विथ रिस्पेक्ट टी माइनस 0. ये आएगा एक्स बाई टी. ठीक है. ये रेट ऑफ चेंज ऑफ ए और रेट ऑफ चेंज ऑफ बी हमने देखा. ठीक है. अब क्या है कि रिएक्टेंट के कम उसमें देखेंगे कि हम रिएक्टेंट के टर्म में बोल रहे हैं कि अब हमें ये जानना है कि जो ये रिएक्शन हो रही है इसमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए क्या है, रिएक्टेंट किस रेट से कंज्यूम हो रहा है या प्रोडक्ट किस रेट से फॉर्म हो रहा है. ठीक है. तो क्योंकि इन रिएक्शन में हमारा जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट हमारा कंज्यूम हो रहा है, इसलिए बाय कन्वेंशन हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं. नेगेटिव साइन कुछ यही बताता है कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हो रहा है, घट रहा है, और जो प्रोडक्ट है उसमें हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे. और नेगेटिव साइन यूज करने से ये होता है, फायदा ये होता है कि जब हम निकालेंगे, जब रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालेंगे या रेट ऑफ कंजम्पशन निकालेंगे तो हम देखेंगे कि ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन यूज करने की वजह से हमारा जो रेट ऑफ रिएक्टेंट आएगा, मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस आएगा, वो पॉजिटिव आ जाएगा. पॉजिटिव आ जाएगा तो ये बेनिफिट है क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं? रेट निकाल रहे हैं, स्पीड निकाल रहे हैं रिएक्शन की, चाहे हम रिएक्टेंट के उसमें रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं चाहे प्रोडक्ट के उसमें. लेकिन होता क्या है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है ना. तो जो हम ये बाय कन्वेंशन नेगेटिव यूज करते हैं कि कंजम्पशन की वजह से नेगेटिव लगा रहे हैं रिएक्शन में, तो उससे ऑटोमेटिकली हमारा रेट ऑफ कंजम्पशन पॉजिटिव आ जाता है. तो जो रेट करके दिखाती हूँ आपको. रेट ऑफ
कंजम्पशन और डिसअपियरेंस और ये। ओके, इसका क्या होगा, इसमें हम लगा देंगे माइनस डेल ए बाय डेल बी। इससे क्या होगा, नेगेटिव ऊपर लगा हुआ है, हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ निकाला था, वैसे ही करना है। ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट टी माइनस सी। तो हमारा अंदर आएगा माइनस एक्स बाई टी, ओवरऑल हमारा पॉजिटिव। ठीक है, और हमारी जो रेट होती है वो बाय कन्वेंशन पॉजिटिव ही होती है। अगर हमें किसी को स्पीड बताना है, कोई आपसे पूछ रहा है कि आप किस स्पीड में जा रहे हो, तो आप अगर बैकवर्ड भी जा रहे हो या मतलब कैसे भी जा रहे हो, आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि क्या कहते हैं -20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो पॉजिटिव ही देता है। अब हम आते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस और फॉर्मेशन अदर प्रोडक्शन, कुछ भी बोल सकते हैं, ऑफ बी। इसका क्या होगा, पॉजिटिव है। टाइम टी पे क्या था, एक्स था, स्टार्टिंग में क्या था, 0। अब एक चीज और ध्यान देनी है कि मतलब ये हमने नॉर्मली जो रिएक्शन है ये अपना, इसको हमने सोच लिया कि जो यहाँ पे वॉल्यूम है उसको हम 1 लीटर मान लेते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। इसलिए जो भी है, ये जो स्टार्टिंग में ए नॉट बोला 0, फिर ए नॉट माइनस एक्स, फिर एक्स, तो हम इसको मोल में आराम से पढ़ सकते हैं कि इसका एक्स मोल बन रहा है, क्योंकि है तो इन 1 लीटर बात कर रहे हैं, तो आराम से हो सकता है। अब आते हैं नॉर्मल चीज पे। ये है कि रेट ऑफ अपीयरेंस हो गया, रेट ऑफ कंजम्पशन हो गया। अब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो नॉर्मल सी ये जो रिएक्शन है ए टू बी, इसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें बताना हो तो क्या होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या है कि किसी रिएक्शन में जितने रेट से कोई रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, उतने ही रेट से प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो क्या होगा, ये होना चाहिए कि जो हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस वाला जो है, जितने उससे हो रहा है उतना ही होना चाहिए रेट ऑफ अपीयरेंस वाला, है ना। तो इसका होगा एक्स बाई टी आ रहा है, इस पे भी एक्स बाई टी आ रहा है, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और हम सोच रहे हैं कि बस ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें हमें समझ में आएगा कि इस स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट का क्या रोल है यहाँ पे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, यहाँ पे हम लेते हैं 5A एंड 6B। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर रिएक्टेंट का 5 मोल कंज्यूम हो रहा है तो प्रोडक्ट का 6 मोल बन रहा है। मोल में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि 1 लीटर हमने मान लिया है, तो मोल पर लीटर, तो कंसेंट्रेशन के टर्म में घटा रहे हैं जब रेट निकाल रहे हैं, और मोल के टर्म में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसका 5 मोल कंज्यूम हो रहा है तो इसका 6 मोल बन रहा है। ठीक है, अब टाइम टी पे तो इसका मान लो ए नॉट ही है और ये 0 है। अब जैसा कि मैंने बोला था कि एट टाइम टी पे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, वॉट एवर यू वांट, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप माइनस एक्स भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो कैलकुलेशन होती है वो बाद में कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, जितना स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है हम उतना बोल देते हैं कि हाँ इतना घट गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे 5x इसका टूट गया और 6x स्मॉल इसका बन रहा है, जितना स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है उतना ही। ठीक है, तो अब क्या है, अब हम फिर से निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज छोड़ देते हैं, वो बस एक कॉन्सेप्ट था। अब हम रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन में देखेंगे। तो अगर रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस किसका होता है, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होता है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें क्या हो जाएगा, 6x माइनस 0 टी माइनस 0 6x बाई टी। ठीक है, ये हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस। अब आते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रिएक्टेंट क्योंकि कंज्यूम हो रहा है तो बाय कन्वेंशन हम नेगेटिव साइन लगाते हैं,
कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। फिर चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, देखो ए नॉट माइनस 5x, ओके, माइनस ए नॉट, ठीक है, नेगेटिव लगा हुआ है, टी माइनस 0, ए नॉट कैंसिल हो गया, -5 से -5 +5/x 5x/t हो गया। अब हमारा ये था बेसिक था कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे होंगे तो हमें पता है कि जितनी ही रेट से हमारा मतलब जितनी भी स्पीड से हमारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है उतने से ही प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर मैं निकालूं रेट ऑफ रिएक्शन तो ये तो इक्वल है ही नहीं, ये 6x/t है, ये 5x/t है, ये दोनों तो बराबर होना चाहिए। तो इसलिए क्या करें, ऐसा क्या करें हम कि वापस से मतलब ये दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस है रिएक्टेंट में या 5 है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट है इसके भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 6 है। तो हम क्या करेंगे, जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस था हमारा उसको 1/5 से डिवाइड कर देंगे, इसको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, और इसको भी डिवाइड कर देंगे 1/6 से रेट ऑफ अपीयरेंस को। इन सिंपल कि ये 5x/t जो है उसको 1/5 से डिवाइड कर देंगे तो x/t आ जाएगा, और ये है 6x/t, इसको 1/6 से डिवाइड कर देंगे तो x/t आ जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमें रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है, ये चीज अलग है, और जब हमें रेट ऑफ रिएक्शन किसी चीज की लिखनी होगी, कोई इक्वेशन अगर हमें दे रखी है तो हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे निकालेंगे कि जो हमारा माइनस माइनस क्या बता रहा है कि रिएक्टेंट घट रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया हुआ है उसको हम डिवाइड कर देंगे, और ये हो जाएगा +1/6 dt। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारी बनेगी वो ये होगी, ठीक है। नॉर्मल में समझ लेते हैं कि जैसे कोई भी नॉर्मल सा रिएक्शन लेते हैं, लेट्स से ए प्लस बी और सी डी डी। अब इसका अगर हमें लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी है ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ए बी रिएक्टेंट है, सी डी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर हमें ये देखना है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कितने से रेट से डिसअपियर हो रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए माइनस ए, अगर हमारे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी लिखना है तो हम लिखेंगे माइनस डेल बी बाय डेल बी। यहाँ पे माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन में, ठीक है। और रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना है ऑफ सी, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्योंकि बन रहा है, चेंज इन सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हमें इसका बताना है डी का तो हो जाएगा हमारा प्लस चेंज इन डी विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, ये हो गया। पर अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन में तो सब बराबर होगा ना कि, या रेट ऑफ रिएक्शन हम किसी के भी रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, रिएक्टेंट के टर्म में भी प्रोडक्ट के भी टर्म में, बस हमें स्टोइचियोमेट्री का डिवाइड करना होगा। तो अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो हम क्या करेंगे, -1/a डेल a बाय डेल t, -1/b इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डेल b बाय डेल t, प्लस 1/c डेल c बाय डेल t, और सेम वैसे ही कर देंगे, प्लस 1/d डेल b बाय डेल t।
तो अगर हमें कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो किसी भी उसका कंसंट्रेशन दिया गया हो, रिएक्टेंट का दिया गया हो, ए का दिया गया हो, बी का दिया गया हो, सी का दिया गया है, प्रोडक्ट का दिया गया हो, ठीक है, किसी का भी दिया गया हो, हम उसके एक का भी अगर हमें पता है कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जो हैबर प्रोसेस पड़ा होगा प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया वाला, उसको उसका भी ट्राई कर लेते हैं, सबके साथ कर लेते हैं। जैसे कि अभी तक हम ए बी सी डी कर रहे थे ना, अब हम एक रियल, हमारे पास केमिस्ट्री में बहुत सारी केमिकल इक्वेशन है, तो एक हम केमिकल इक्वेशन के साथ भी करके देख लेते हैं, है ना। तो N2 + 3H2 2NH3, ये प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया के लिए अभी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्यों है यहाँ पे, ये N2 3 2 ये क्यों है, बैलेंस करने के लिए, कि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो N2, ठीक है। तो यहाँ पे N2 है तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, तो बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगा दिया, बैलेंस तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ये है, यहाँ पे अगर हमें पता करना है कि अगर कोई पूछे, इसका पूरा हम शॉर्ट में लिख लेते हैं कि अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 लिखना होगा, तो बहुत सिंपल है, हम लिखेंगे माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये करेंगे, ठीक है। अगर हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 लिखना होगा, तो हम करेंगे माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब फिर अगर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया का लिखना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है NH3 विथ रिस्पेक्ट टू, बस ये हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो गया, रेट ऑफ अपीयरेंस हो गया। अब अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो क्या करेंगे, सिंपल, जो पहले यूज किया था, कि इसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। क्या करना है, अपने सारे जो हमारे रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, अपीयरेंस है, उनको बराबर करने के लिए उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, सारा बराबर हो जाएगा। माइनस 1/1 तो करने की जरूरत है ही नहीं, बताओ इसको, ठीक है। इसमें 3 है और इसमें 2 है, माइनस, ये ऐसे ही रहेगा, change in N2 with respect to time is equal to -1/3, हाइड्रोजन में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 था, फिर हम क्या करेंगे, इसमें 2 था, -3 ये हमारा सारे तरीके से हो गया, ठीक है। हमने ABCD के टर्म में भी देख लिया, केमिकल इक्वेशन के टर्म में भी देख लिया। अब क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल ऐड कर रखा था इसमें, आई डोंट नो वेयर, हाँ, ये एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, इसको पहले पढ़ते हैं, समझते हैं। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम नहीं बचाना है, सॉल्व करने में आप टाइम बचा लो, अपनी स्पीड बढ़ा लो, अपनी क्या कहते हैं यूनिट कन्वर्जन सही कर लो, अपनी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी कर लो, कुछ वैल्यूज याद रख लो, जो करना है वो सॉल्यूशन करने में करो, लेकिन कभी भी क्वेश्चन पढ़ने में टाइम नहीं बचाना है, ठीक है। नहीं तो फिर हमारे नंबर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, पढ़ते हैं आराम से। द decomposition of N2O5 and CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially, the concentration of N2O5 is 2.33 mole per liter. Initial है 2.33 mole per liter, and after 184 minutes, it is reduced to 2.08 mole per liter. द रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया गया, ठीक है, ये इक्वेशन पहले हम चेक कर लेंगे। अगर रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस निकालना है, तब तो हमें सोचना ही नहीं है, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है। लेकिन कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हमें जरूर चेक करना चाहिए कि बैलेंस्ड है कि नहीं, ठीक है। अभी हम इसको चेक कर लेंगे, फिर निकालना क्या है। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड। आज के में भी निकालना है, मिनट्स में भी निकालना है, सेकंड में भी निकालना है। व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2O ड्यूरिंग दिस पीरियड। और क्वेश्चन पढ़ने में हमें इन चीजों पे बहुत ध्यान रखना है कि बोल क्या रहा है। अब जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेट ऑफ प्रोडक्शन, तो अगर आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा। अब आगे देखते हैं।
पहले ये देख लेते हैं, ये बैलेंस है 2 N2O5 4 NO2 हाँ, तो बैलेंस्ड है। ठीक है, अब ये रिएक्शन हम लिख लेते हैं, आगे काम करते हैं। 2N2O5 गैसेस 4 NO2 प्लस O2। तो इसमें क्या बोला, इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 के टर्म में बता रहा है, मतलब रिएक्टेंट के टर्म में बता रहा है, और प्रोडक्शन रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 का पूछ रहा है। तो हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें पहले सबसे क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के टर्म में होता है, रिएक्टेंट के टर्म में भी होता है, प्रोडक्ट के टर्म में भी होता है। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले इसने बोला है, पहले हम देख लेते हैं कि इसने बोला है T=0, इनिशियल क्या था 2.33 मोल पर लीटर, ठीक है। और T=184 मिनट्स, इतने भी क्या हो गया 2.08 मोल पर लीटर बन गया, ठीक है। इसका इसका डेटा नहीं दिया गया है, जितना डेटा दिया है उतने में ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होगा। रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या होगा -1/2 change in concentration of N2O5 टाइम। फाइनल क्या है, माइनस लगा हुआ है वहां है 2.08 -2.33 184 -0। अभी मिनट में हो रहा है, मोल पर लीटर, तो ये कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है, और टाइम मिनट में है, तो मोल पर लीटर मिनट में तो आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, आवर्स में भी निकालना है, मिनट में भी निकालना है, सेकंड में भी निकालना है। मिनट में तो हमें वैसे ही मिल रहा है, तो पहले मिनट में निकाल लेते हैं। तो इसको मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करा हुआ है टू सेव द टाइम। इसका आएगा, पूरा कैलकुलेट करेंगे, नेगेटिव, ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, ये भी वैल्यू है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ओवरऑल हमें रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव मिल जाएगी, तो इसका आएगी वैल्यू 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। हमने मिनट में निकाल लिया। अब इसने बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन का ये जो है, हमें एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन जो निकालना है, आवर्स में भी निकालना है, सेकंड में भी निकालना है। तो हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड। हम अपनी यही नॉलेज यहाँ पे यूज कर लेंगे। ये जो 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर है, पर मिनट है ये। तो 1 मिनट में 1/60 आवर होगा, और मिनट हमारा डिनोमिनेटर में है, तो हमारा 60 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पर आवर में आ जाएगा। इसका कैलकुलेट आके आया हुआ है 4.07 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर आवर। और अब हमें निकालना है इसमें सेकेंड में। सेकेंड के लिए फिर से मिनट वाला ही ले लो, ठीक है। और 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, और मिनट डिनोमिनेटर में है, तो 60 का मल्टीप्लाई 1/60 होगा, 1/60 पर सेकेंड, ठीक है। इसकी वैल्यू आई है, आई ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट। नो, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप कैलकुलेट करके देख लेना, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम सेव करना है मुझे यहाँ पे वीडियो में, ठीक है। अब ये है कि ये तो हमने पर मिनट पर आवर पर सेकेंड में हमने निकाल लिया। आगे क्या पूछा है, इसने पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। यहीं पे गड़बड़ हो जाती है, अगर आप ध्यान ना दो तो। ध्यान दो तो कोई गड़बड़ वाली चीज ही नहीं है इसमें। तो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो हमारा कैसे आएगा, अगर प्रोडक्ट के टर्म में हम लिखना चाहें तो आएगा 1/4 प्लस में 1/4 NO2 विथ टाइम। अब हमें ये दिया ही नहीं है कि क्या कहते हैं, NO2 का कोई डाटा ही नहीं दिया गया है प्रोडक्ट का। टाइम का तो मतलब जो है वो रिएक्शन के टर्म में है। तो हमें ये निकालना है। अगर कोई इंसान ये सोचेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकाल लिया था, जो ये है 6.79 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट, तो जितना ये हो रहा है उतना ही तो प्रोडक्शन का होगा, सामने कर देते हैं सॉल्व, वही गलत हो जाएगा।
क्योंकि हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा है। रेट ऑफ प्रोडक्शन मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस, तो मतलब मैंने ये पूछा है, ये ये चीज पूछी है। तो इसको निकालने के लिए क्या होगा, इसको निकालने के लिए हम होगा NO2 20, ये 4 ऊपर जाएगा। तो जो भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आएगा हमारा रेट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारा क्या है, हमारा है 6.79 इंटू 10 पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर मिनट इंटू 4। देन हमारी वैल्यू आ जाएगी 2.72 इंटू 10 पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर मिनट। ऐसा, तो ऐसे ही हमें ध्यान देना है जहाँ पे जैसे प्रोडक्शन है। कभी कभी होता है कि अब जो हमारी रिएक्शन होती है, तो उसमें कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ ए पूछ ले या रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन पूछ ले। तब अगर हमने नेगेटिव लगा दिया तो वो भी गलत होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। आज के लिए अभी इतना ही, नेक्स्ट चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ओके बाय।